हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है 8 जिसका नाम है श्याम एक किसान। ठीक है, ये एक छोटी सी कविता है और इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। देखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक, कहानियां भी लिखी हैं। उनकी कृतियों को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध इनकी काव्य रचनाएं हैं। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें सन 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं ताकि हमें कविता पढ़ने में आसानी हो। साफा, साफा क्या होता है? सिर पर बांधने वाली पगड़ी। आपने देखा होगा गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साफा बोलते हैं। चिल मतलब हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली कोई चीज होती है, हुक्के के ऊपर जो रखी जाती है वो, जैसे गांव में ही आपने देखा होगा कई सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठा होके बीच में हुक्का रख लेते हैं और उसको पीते हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक प्रकार से धूम्रपान है। ठीक है, तो आपने उसके बारे में आपने चिल्म को का पता चल गया होगा। चिल्म क्या होती है? हुक्के पर रखी जाने वाली चीज होती है जिसमें आग जलती है। ठीक है, चादर सी मतलब चादर के समान। दहक रही है, जल रही है। पलाश मतलब एक प्रकार का फूल जिस पर लाल रंग के फूल लगते। एक प्रकार का पौधा आएगा यहाँ पर, एक प्रकार का पौधा होता है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। ठीक है, सिमटा मतलब दुबका हुआ। गल्ले सा समूह के समान। औंधी मतलब उल्टी। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। देखिएगा, हमारी कविता का नाम है श्याम एक किसान। ठीक है, यहाँ पर कवि ने क्या कल्पना की है? यहाँ पर कवि ने एक पहाड़ को एक किसान के रूप में लिया है। ठीक है, यहाँ पे कवि ने क्या कहा है? यहाँ पे कवि ने प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है कि जो पहाड़ है वो शाम के समय कैसा लगता है, यहाँ पे यही बताया गया है। देखिएगा हमारी कविता में, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि जो पहाड़ है वो शाम के समय कैसा लग रहा है? मानो कि एक किसान बैठा हुआ हो। और जो आकाश है वो कैसा दिख रहा है? आकाश ऐसा दिख रहा है मानो कि उस किसान रूप किसान के रूप जो पहाड़ है वो जो किसान दिख रहा है उसने क्या किया हुआ है? उसने पगड़ी बांधी हुई है, उसने साफा बांधा हुआ है। ठीक है, सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। जो पहाड़ है और सूरज कैसा दिख रहा है? आपको यहाँ पे सूरज भी दिख रहा होगा। ये ऐसा दिख रहा है मानो कि जो किसान है वो क्या कर रहा है? वो हुक्का पी रहा है, वो चिल्म खींच रहा है। ठीक है, वो हुक्का पी रहा है। ठीक है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। मतलब घुटनों पर पड़ी है नदी, इसका मतलब क्या है? जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो कैसी दिख रही है? वो ऐसी दिख रही है मानो जो पहाड़ है, जो किसान है, जो किसान पहाड़ रूपी जो किसान है वो कैसा दिख रहा है? मानो कि उसने अपने पैरों पर चद्दर ओढ़ ली हो। ठीक है, जो नदी है वो कैसी दिख रही है कि उसने अपने पैरों पर चद्दर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही प्लाश के जंगल की अंगीठी। और जो प्लाश है, जो प्लाश के पौधे हैं उन पर लगे हुए फूल कैसे दिख रहे हैं? मानो कि जंगल में क्या हो रहा है कि अंगीठी दहक रही है, मानो कि आग जल रही है। जो पलाश के फूल है वो कैसे दिख रहे हैं? अंगीठी में जलते हुए अंगारों जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अंधकार दूर पूरव में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और पूरव में कैसा दिख रहा है? जो अंधकार है वो ऐसा दिख रहा है मानो कि सिमट कर भेड़ों का कोई समूह बैठा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आया? फिर से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरव में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा।
इसका मतलब है यहाँ पे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कविता श्याम एक किसान के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? प्राकृतिक दृश्य का मनोरम वर्णन करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना चाहते हैं कि जब शाम हुई तो वो पहाड़ किसी बैठे हुए किसान के समान लग रहा था और आसमान कैसा दिख रहा था? मानो उस किसान ने जो आसमान की पगड़ी बांध ली, मतलब जो आसमान था वो पहाड़ पे कैसा दिख रहा था? मानो कि जो पहाड़ रूपी जो किसान है उसने क्या कर लिया? उसने आसमान की पगड़ी बांध ली, उसने आसमान का साफा अपने सिर पर बांध लिया हो। ठीक है, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो कैसी लग रही है? मानो कि किसान ने क्या कर लिया? अपने घुटनों पर चद्दर ओढ़ ली हो। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और जो पलाश के जो लाल फूल है वो कैसे लग रहे हैं? मानो कि अंगीठी में जलते हुए अंगारे दिख रहे हों। ठीक है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लेसा मतलब जो भेड़े ग्रुप में बैठती हैं, जो एक समूह में बैठती हैं। तो अंधकार पूर्व दिशा में अंधकार कैसा दिख रहा है? अंधकार मानो कि जैसे कि भेड़े समूह में सिमट कर बैठ गई हूं। ठीक है, आगे आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पे चित्र भी लगाया है, ये देखिएगा, ये पहाड़ कैसा दिख रहा है? एक किसान के जैसा दिख रहा है, और आसमान कैसा दिख रहा है? मानो कि पहाड़ ने पगड़ी बांधी हो, मानो कि इस किसान ने पगड़ी बांधी हो। और जैसे कि सूरज, यहाँ पे सूरज जल रहा है, तो ये सूरज कैसा दिख रहा है? जैसे हुक्के की चिल्म के समान जैसे जलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पद्यांश में उन्होंने सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। जो शाम का सन्नाटा था तो उसके भंग होने का वर्णन किया है। कैसे किया है? चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है। जो चारों तरफ शाम के समय जब अंधेरा होता है तो क्या होती है? चारों तरफ शांति छाई रहती है, और उस शांति को भंग करता है कौन? मोर की आवाज। जो मोर बोल पड़ता है, मोर के बोलने से वो चारों तरफ छाई हुई शांति वो भंग हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। फिर क्या होता है कि सारा जो दृश्य है वो किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिल्म किसी ने उलट दी हो। और ऐसा लगता है जब मोर बोलता है, वो मोर ने उस सन्नाटे को इस प्रकार से भंग कर दिया, मानो कि उस चिल्म को औंधी कर दी, मतलब वो चिल्म औंधी कर दी हो, मतलब उस चिल्म को औंधी मतलब उलट दी हो। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जलती आग बुझने लगती है, जैसे कि आपको भी पता है जब जलती आग बुझती है तो क्या उठता है? धुआं उठने लगता है। तो क्या होता है? धुआं उठा, सूरज मतलब कि सूरज डूब गया, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहा? इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहा है कि सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है कि चारों तरफ शांति छाई हुई है और बीच में अचानक से मोर बोल पड़ता है, मोर की आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पुकारा हो कि सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिल्म किसी ने उलट दी हो, और उलटने पे क्या होता है? धुआं उठता है। जब आग बुझती है तो धुआं उठता है। तो कैसा लगा वो दृश्य? वो सूरज के डूबने से मानो कि अंधेरा एकदम से धुआं उठा और अंधेरा, सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।